जब हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एक ह्यूमन जो है वो कैसे डेवलप होता है, उसके क्या क्या थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जो हैं वो अभी तक दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। अलग अलग डोमेन्स हैं जिनके बारे में बात करी जाती है, जैसे कि पहला है साइको एनालिटिक थ्योरी या साइको एनालिटिक अप्रोच, जो बात करता है जिसको इनिशिएट करा था फ्रॉइड ने, और वो मेजरली बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड के बारे में और कैसे उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा उन्होंने दिया था साइको सेक्शुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वैसे वैसे वो किन किन स्टेजेस से गुजरते हैं। इसमें आ जाते हैं 5 स्टेजेस: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। ये हो गए फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। इसके बाद है एरिक एरिक्सन के साइको सोशल स्टेजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। एरिक एरिक्सन एक न्यू फ्रॉइडियन थे। फ्रॉइड के बाद जो साइकोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने उनकी ही थ्योरी को और एक्सपैंड करके उनमें थोड़े मॉडिफिकेशंस करे थे, उन्हें हम न्यू फ्रॉइडियंस बोलते हैं। तो एरिक्सन ने फ्रॉइड की थ्योरी को और एक्सपैंड करा आगे, उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस करके, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं न्यू फ्रॉइडियन। और उन्होंने दिए साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने इन स्टेजेस के बारे में बात करी है: ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो एक बच्चे से बड़ा हो रहा होता है तो वैसे वैसे वो इन स्टेजेस को पार करता जाता है। हर स्टेज में उसे एक साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होता है। अगर वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाता है तो उससे पॉजिटिव आउटकम आता है, और अगर नहीं हो पाता है तो उससे साइकोलॉजिकल क्राइसिस होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं बाद में, जैसे शेम, गिल्ट, डिस्पेयर, आइसोलेशन, कुछ ऐसा। ठीक है। अगला है कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निटिव थ्योरीज जो हैं वो ज़्यादा एम्फेसिस डालती हैं कॉग्निशन पर, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी चीज़ों को समझ लेने पर, है ना। तो इसमें पियाजे ने दिए थे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हम पहुँचते हैं। हर एक स्टेज में हम कुछ माइलस्टोन्स कवर करते हैं और फिर हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। फाइगोट्स्की के सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो एम्फेसिस डालती है इन्वायरमेंट पर। आपकी जो सोशल सर्कल है, जो आपकी इन्वायरमेंट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप कितने अच्छे से चीज़ें लर्न कर पा रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है वो कहती है कि आप जो है वो कॉन्स्टेंटली मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को डीकोड और इनकोड करते रहते हैं, और जितने बेहतर तरीके से आप वो करते हैं उतने अच्छे से आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और चीज़ें सीखते हैं। बिहेवियरल एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज जो हैं वो इस बात पर एम्फेसिस डालती हैं कि हम बिहेवियर देखने से सीखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमारी ज़्यादा अच्छी होती है, और हम जैसे लोगों को करते हुए देखते हैं, जैसे अपने आसपास के लोगों को इन्वायरमेंट में चीज़ों को देखते हैं, हम उनसे ज़्यादा सीखते हैं, है ना। तो बिहेवियरल एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज, इसमें आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें वो पावलोव के डॉग के बारे में की पूरी थ्योरी है, और इसके अलावा बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें हम बताते हैं कि आप जैसे अपने आसपास देखते हैं, पनिशमेंट मिल रही है तो वो चीज़ नहीं करनी है, रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो चीज़ करना है, ये सब। इसमें हम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं। इसके अलावा अगला है इकोलॉजिकल थ्योरी, जो ब्रॉफेनब्रेनर ने दिया था, बायो इकोलॉजिकल मॉडल। उसमें वो बताते हैं कि टोटल 5 सिस्टम्स होते हैं: माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम। और ये सारे सिस्टम जो हैं वो एक इंडिविजुअल की ग्रोथ में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपका पूरा, आप जिस देश में रह रहे हैं वो कैसा है, आप जिस टाइम पीरियड में रह रहे हैं वो कैसा है, वो सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती हैं, आपकी मेंटल कैपेसिटी को, आपकी डेवलपमेंटल कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना। तो ये वो सारी थ्योरीज हो गई जो हम पढ़ते हैं जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। और अभी हम पढ़ते हैं एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन ने एक्नॉलेज किया था कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग होती है, और इसमें सिर्फ सेक्सुअल स्टेजेस जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि फ्रॉइड ने बताया था। इसमें सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। इसमें ये बात करते हैं अलग अलग 8 स्टेजेस के बारे में, और हर स्टेज पे, हर कुछ एज के टाइम पर बच्चे जो हैं या फिर इंडिविजुअल जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कुछ साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। उन साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को वो रिजॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, सक्सेसफुली, तो फिर उससे उनका जो आउटकम है वो अच्छा बनता है। और अगर अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहले वो बात करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है। यहाँ पर जो एज है वो होता है बर्थ से लेकर 1 साल तक, और यहाँ पर जो उनका क्वेश्चन होता है कि क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ लोगों को कि नहीं। ठीक है।
अगर मान लेते हैं कि एक बच्चे को भूख लगी है और उसकी मदर जो है वो प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर रही है और उसे खाना खिला रही है, या फिर अगर बच्चा रो रहा है तो उसे चुप कराया जा रहा है, तो जो बच्चा है वो समझता है कि हाँ मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जो लोग हैं वो काइंड होते हैं, वो मदद करते हैं, है ना। तो होप जो है वो उसके अंदर कल्टीवेट होगा कि हाँ होप आप कर सकते हैं, लोगों से, लोग आपकी मदद करेंगे, है ना। होप एज अ कोर वर्च्यू, और इसके अलावा सेंस ऑफ सेफ्टी कि हाँ मैं यहाँ पर सिक्योर हूँ, सेफ हूँ। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा रो रहा है और रोता हुआ है, नेग्लेक्ट कर दिया गया बच्चा है, उसे भूख लग रही है तो उसे टाइम पे खाना नहीं दिया जा रहा है, ये सब, तो बच्चे के अंदर जो है वो एक फियर आ जाएगा कि नहीं, लोग आपकी मदद नहीं करते हैं, आपको खुद काम करना होगा। और सस्पिशन भी होता है कि पता नहीं मेरी कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा, ये सब। ठीक है, ये है पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड गिल्ट। तो ये इसका जो एज है वो है 1 to 3 years, और यहाँ पर मेन क्वेश्चन होता है कि कैन आई डू थिंग्स ऑन माई ओन। यहाँ इस एज में जो टॉडलर्स होते हैं वो खुद से चीज़ें करना सीखते हैं, जैसे खुद से खाना खाने की कोशिश करना, टॉयलेट ट्रेनिंग करना, अपने टॉयज़ खुद चुनना, ये सब। अगर उनके जो केयर गिवर्स हैं वो उनको एनकरेज करते हैं कि हाँ आप खुद से कर सकते हैं, उनको करने का मौका दिया जाता है, तो वो अपनी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस गेन करते हैं कि भले जो बच्चा खा रहा है वो थोड़ा गिरा के खा रहा है, मगर एटलीस्ट उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो मैं खुद से खा सकता हूँ। लेकिन एक बच्चा जो है वो गिरा रहा है तो उसको डांट पड़ रही है कि अरे अच्छे से तुमने नहीं खाया, तो फिर वो जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है और अपनी एबिलिटीज़ पे शक करने लग जाता है कि शायद मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, है ना। और इसके अलावा वो ओवर डिपेंडेंट हो जाता है अपने पेरेंट्स पे कि सब कुछ उसको परोस के दिया जाएगा, उसे खिलाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लेते हैं तो इसमें पॉजिटिव आउटकम आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते खाना पीना, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह के लिए। और नेगेटिव आउटकम होता है शेम, कि खुद की इनएबिलिटी कि मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, और ओवर डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स या केयर गिवर्स कि उनसे ही सब करवाना होगा क्योंकि खुद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज के बारे में जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पर जो एज रेंज है वो 3 to 6 years रहता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ का की क्वेश्चन होता है, इज़ इट ओके फॉर मी टू डू, मूव और इमेजिन, मतलब कि क्या मैं नई चीज़ें कर सकता हूँ, क्या मैं ड्रॉ वगैरह कर सकता हूँ और नए क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। क्योंकि इस एज में जो 3 to 6 years होते हैं उसमें बच्चे जो हैं वो काफ़ी क्यूरियस और काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं, तो वो ऐसी कुछ भी ड्राइंग बनाकर फिर वो दिखाते हैं कि देखो ये इसमें ये पहाड़ है और ये मैं हूँ, ये आप हो, ये सब चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स जो हैं वो उनको पॉजिटिवली इनकरेज करते हैं कि वाह कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है आपने और ये सब, तो उनके अंदर जो है वो इनिशिएटिव की क्वालिटी आती है कि हाँ ठीक है हम शुरू कर सकते हैं, और उनका अपनी स्किल्स में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ देखो मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनको बार बार डांटा जाता है कि ये क्या बना दिया, इसको ड्राइंग थोड़ी बोलते हैं, ये तो बहुत बकवास है, या फिर कि किसने बोला था तुम्हें खुद करने, मैं आ रही हूँ ना, ऐसे करके, तो उनके अंदर एक गिल्ट आ जाता है कि अब मुझे बहुत डांट पड़ेगी या फिर मुझसे अच्छे से नहीं होता काम, और ऐसे। अगर इस कोर इशू को, इस कोर क्वेश्चन को वो पॉजिटिवली रिजॉल्व कर लेते हैं, तब जो है उनके अंदर पॉजिटिव आउटकम आता है, जैसे इनिशिएटिव लेना और लीडरशिप टेंडेंसीज, पर्पस बिल्ड करना कि हाँ ठीक है हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। और अगर नेगेटिवली आउटकम अगर अच्छे से रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो उसका नेगेटिव आउटकम आता है, जैसे काफ़ी एक्सेस गिल्ट होना कि मैंने क्यों शुरू कर दिया, मुझसे अच्छे से नहीं हो रहा। सप्रेस्ड क्रिएटिविटी, कई बार हो सकता है ना कि आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं मगर धीरे धीरे करके वो क्रिएटिविटी जो है वो इन्हांस हो सकती है, मगर जब आप करेंगे ही नहीं तो वो क्रिएटिविटी सप्रेस हो जाएगी। इसके अलावा फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, फिर वो नई चीज़ें करते ही नहीं है कि फिर डांट पड़ जाएगी, हमें कोई रिस्क नहीं लेना, नहीं करेंगे हम, है ना। ये हो गया तीसरा स्टेज। फोर्थ स्टेज में हम बात करते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी के बारे में। इसमें एज रेंज जो है वो 6 to 12 years होता है, और यहाँ पर मेन क्वेश्चन होता है एम आई कॉम्पिटेंट। इस एज में बच्चे जो हैं वो जनरली स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाना, स्कूल में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पढ़ाई हो रही है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो क्लास का जैसा इन्वायरमेंट है, कौन कितना आंसर कर रहा है, कौन टीचर का फेवरेट है, ये सब चीज़ें आपकी सेंट्रल थीम होती है उस टाइम पर। तो जो बच्चे जो हैं वो क्लास में आंसर देते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, या इवन ख़राब मार्क्स भी लाते हैं, डिसेंट मार्क्स भी लाते हैं, तो उनके पेरेंट्स उन्हें इनकरेज करते हैं कि वाह अच्छे मार्क्स हैं, तुम पढ़ लो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर कितना अच्छा आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको तो और ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो उनका जो है वो
ये क्वेश्चन जो है वो सक्सेसफुली वो रिजॉल्व कर पाते हैं कि हाँ हाँ सब लोग, मेरे आसपास के लोग मुझे तारीफ़ कर रहे हैं, मुझसे खुश हैं, मैं अगर कुछ गलत भी करता हूँ तो मुझे समझाते हैं, तो मैं हूँ कॉम्पिटेंट। तो इसका पॉजिटिव आउटकम आता है कि उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि देखो जब मैंने कुछ अच्छा करा तो मुझे तारीफ़ मिली। और इसके अलावा खुद की स्किल में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। और अगर उनको हर बात पर डांट दिया जाता है कि किसने बोला था स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने, पढ़ाई तुमसे ढंग से हो नहीं रही और स्पोर्ट्स भी करने चले गए हो, तो वो क्या करते हैं कि फिर दोनों चीज़ में डर जाते हैं कि भाई एक चीज़ ही ढंग से कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है और इस वजह से इनका ये जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वो सोचेंगे मैं स्पोर्ट्स में कॉम्पिटेंट ही नहीं हूँ, या फिर अगर मान लेते हैं स्पोर्ट्स भी नहीं करी और पढ़ाई में भी ढंग से मार्क्स नहीं आए तो फिर कहीं भी, तो फिर ये इशू हो जाता है। और इससे नेगेटिव आउटकम आ जाता है, जैसे फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी कि आई एम नॉट गुड इनफ, और लो सेल्फ स्टीम और नॉट गुड इनफ की फीलिंग। सेल्फ स्टीम फिर कम हो जाता है कि यार मेरे क्लास के लोग सब कितना आगे आगे सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, और ये सब चीज़ें। ये हो गया फोर्थ स्टेज जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इसमें जो एज है वो रहता है 12 to 18 ईयर्स, मतलब जो पूरा टीन एज होता है। और जो क्वेश्चन है वो रहता है हु एम आई। इसमें वो अपनी बिलीव्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि मैं किन चीज़ों में बिलीव करती हूँ, और मेरे करियर गोल्स क्या होंगे, मेरी प्रेफरेंसेस क्या है, मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है, मेरे मॉरल वैल्यूज़ क्या है ना। इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने टीनेज में। अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं, आप डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ ठीक है मैंने ये करके देखा है, मैंने चेस खेल के देखा है, मुझे चेस खेलना अच्छा लगता है इसलिए मैं जाके चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, या फिर मुझे पेंट करना अच्छा लगता है इसलिए मैं पेंटिंग करती हूँ, मुझे रीड करना अच्छा लगता है मैं रीड करती हूँ, मुझे बायोलॉजी पसंद है इसलिए मैं डॉक्टर बनने की तैयारी करूँगी, ऐसा कुछ भी है ना। तो यहाँ पर आपको एक क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ समझ आता है कि आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं कि हाँ आपको अपनी वीकनेसेस, अपनी प्रेफरेंसेस, अपने बारे में आप अवेयर हैं। और यहाँ पर आपको इस इशू को, इस क्वेश्चन को जब आप सक्सेसफुली रिजॉल्व करते हैं कि मैं क्या हूँ, और उसको आप जान पाते हैं कि आप क्या हैं, आप डिसाइड करते हैं कि हाँ ये चीज़ें मुझे पसंद है और ये मुझे ये बनाती हैं, तब आपके अंदर आता है क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ। और अगर आप उसे नहीं कर पाते हैं, मान लेते हैं आपने देखा कि आपके आसपास के दोस्त जो हैं वो तो साइंस पढ़ रहे हैं तो आप भी साइंस पढ़ रहे हैं, आपका कोई जो है वो कोई पसंदीदा इंसान जो है वो चेस खेलता है तो आप भी चेस खेल रहे हैं, तो इससे आपको क्या हो जाता है रोल कन्फ्यूजन, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा करके, ये इन लोगों की वजह से करना पड़ रहा है। और इस वजह से फिर आइडेंटिटी अच्छे से फॉर्म नहीं होती, क्योंकि आप खुद को लेकर सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। और इस वजह से फिर इसका जो नेगेटिव आउटकम है वो ये आता है कि रोल कन्फ्यूजन होती है, आइडेंटिटी ढंग से फॉर्म नहीं होती, आप खुद को अच्छे से नहीं जानते हैं, और इसका फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट बाद में नज़र आता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें जो एज रेंज है वो है 18 to 40 ईयर्स, और इसमें मेन क्वेश्चन होता है कैन आई फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप। 18 to 40 ईयर्स में हम जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं कमिटमेंट, फ्रेंडशिप्स, क्लोज रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स, है ना, इन सब चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म कर पाते हैं, आप एक अच्छे रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स जो है वो अच्छी चल रही है, ये सब चीज़ें, तो आप जो है वो इस इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं कि हाँ आई कैन फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप, और इसका जो पॉजिटिव आउटकम होता है लविंग रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट। और अगर आप इसे अच्छे ढंग से रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसके नेगेटिव आउटकम होते हैं, जैसे कि लोनलीनेस और इसके अलावा फियर ऑफ कमिटमेंट। इसका एक और फीचर ये है कि अगर आप इस स्टेज में ढंग से इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन रह जाता है, तो अगर आप खुद को लेके सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तो आप दूसरों को नहीं बता पाएंगे कि आप क्या फील करते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। और अगर आप सामने वालों को नहीं बता पाएंगे तो उसे समझ नहीं आएगा और इस वजह से क्लैशेस हो सकते हैं, है ना। तो ये ढंग से अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो इसको भी ढंग से रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होंगी। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसमें एज रेंज है 40 to 65 ईयर्स, और यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन होता है वो होता है एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। मतलब इस रेंज में जो है वो लोग प्रोडक्टिविटी पर, पेरेंटिंग पर, कि हम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, उस पर फोकस करते हैं। जैसे अगर एक टीचर है या फिर अगर एक इंसान है जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से सिखा रहा है कि हाँ आपको ऐसे करना है, ऐसे करना चाहिए, या फिर एक पेरेंट है जो अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा होने में मदद कर रहा है, अच्छे से उनकी देखभाल कर रहा है, ये सब, तो वो जो है वो फील करते हैं जेनरेटिविटी कि हाँ हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। और एक इंसान जो है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है और चिल करता रहता है, अपना खाना पीना, दवाई और जो भी सब चीज़ें हैं, वो जो है वो फील करता है स्टैग्नेशन, मतलब ऐसे रुका हुआ कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। और इस इशू को रिजॉल्व करने का जो पॉजिटिव आउटकम है वो होता है सेंस ऑफ पर्पस एंड केयर फॉर अदर्स, कि आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं। और नेगेटिव होता है सेल्फ अब्जॉर्प्शन और फीलिंग अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव भी नहीं हो रहे हैं और सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं, खुद के बारे में बस सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मुझसे क्या अच्छा हो सकता है, ये सब चीज़ें। अगला और लास्ट स्टेज है
इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसमें जो एज है वो 65 प्लस ईयर्स होते हैं और इसमें जो मेन क्वेश्चन होता है वो होता है वॉज माई लाइफ मीनिंगफुल। अब जब इंसान इस एज में पहुंच जाता है तो फिर वो सोचता है कि जो मैंने लाइफ में डिसीजंस लिए थे क्या वो सही थे, क्या मेरे को जितना वक्त मिला इस जीवन में क्या मैंने उसका सही इस्तेमाल किया, क्या मैंने लोगों की मदद करी, क्या मैं जो करने आया था, जो मुझे लगता था कि मुझे करना चाहिए, क्या मैंने वो किया या नहीं। अगर इस इशू को रिजॉल्व कर लिया जाता है तो इंसान जो है वो अच्छा फील करते हैं कि वाओ मैंने तो जो भी ज्ञान हासिल करना था करा, मैंने अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करा, मैंने अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट नहीं जाने दिया और मैं जितना कर सकता था मैंने जीवन में किया और सही सही चॉइसेस ही ली हैं। एज सच कोई रिग्रेट नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपने सही डिसीजंस नहीं लिए हैं तो आप ड्वेल्व करते हैं उन चीज़ों पर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो गई, आप रिग्रेट करते हैं कि मुझे ये भी कर लेना चाहिए था, वो भी कर लेना चाहिए था, और आप पोस्टपोन करते रह गए और जीवन आगे बढ़ता चला गया और अब इस एज तक आ गए हैं। तो अगर इसको आप अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं तो इसमें आ जाता है विजडम कि हाँ मैंने अच्छे डिसीजंस लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ कि जितना जिया अच्छे से जिए, और पीस विद डेथ कि अब जब मौत आएगी तो फिर ठीक है। और यहाँ पर आपको अगर नेगेटिवली इसका जो नेगेटिव आउटकम होता है, अगर आप अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं इन इश्यूज़ को, आपको लगता है कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ को ढंग से यूज़ नहीं किया, तो आपको रिग्रेट होता है और फिर आप एक बिटरनेस से हो जाती है ना कि मेरा तो लाइफ वेस्ट हो गई, कुछ ढंग से कर नहीं पाए, इतना टाइम बीत गया, और पूरा वो रिग्रेट का तो एक डाउनवर्ड स्पाइरल होता है जिसमें आप एक के बाद एक बात चीज़ें सोच रहे होते हैं कि ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, ये भी कर लेना चाहिए था। और इस वजह से फिर आपको फियर ऑफ डेथ रहता है कि इतना टाइम हो गया, आप कभी भी मर जाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो करना था वो नहीं किया है और बहुत कम टाइम बचा है, तो अब पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों में वो डेवलप कर रहे होते हैं। और ये है लास्ट स्टेज, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो हमने पढ़ लिया कि साइको एनालिटिक थियोरी में जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हमने ख़त्म कर लिया है कि एरिक्सन की थियोरी जो है वो क्या बोलती है, साइको सोशल स्टेजेस, जिसमें उन्होंने एजेस के हिसाब से स्टेजेस भी डिवाइड कर दिए कि इस एज में इस स्टेज में इंसान होता है, ठीक है। और ऐसे वो अपनी अगर इस साइको सोशल क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेता है तो इसका ये पॉजिटिव आउटकम होता है, और अगर नहीं कर पाता है तो उसका ये नेगेटिव आउटकम होता है, ठीक है। तो बस